हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्टिव अड्डा। ये हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन सेकेंड चैप्टर का सेकेंड लेक्चर है ये, जिसमें हम आज फोर्स के ओरिजिन के बारे में और फिर गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट के बारे में एंड न्यूटन्स के लॉज के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले हमने फर्स्ट लेक्चर देखा जो टोटल इंट्रोडक्शन पे बेस्ड था, जिसमें हमने फोर्स का इंट्रोडक्शन समझा, फोर्स के टाइप समझे और फिर कुछ हाइपोथेटिकल फोर्स के बारे में देखा। इनमें बेसिकली हमने फोर्स को दो पार्ट में कैटेगराइज किया था, पहला कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फिर हमने उसमें कुछ हाइपोथेटिकल फोर्स जैसे नॉर्मल रिएक्शन, जैसे टेंशन फोर्स, ये हाइपोथेटिकल फोर्स है जो रिक्वायर्ड के बेस पे जनरेट किए गए हैं, इनके बारे में डिस्कशन किया था और बाकी फोर्सेस के बारे में हमने थोड़ी थोड़ी डिस्कशन की थी। यानी कि हमने फर्स्ट लेक्चर में फोर्स और उसके टाइप्स को डिस्कस कर लिया है, फोर्स एंड इट्स टाइप्स, इसको हमने डिस्कस कर लिया है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट के बारे में, या फिर आज हम ये देखेंगे कि फोर्स की ओरिजिन बेसिकली स्टार्ट कहाँ से थी, या फिर सबसे पहले फोर्स के बारे में सोचने वाले कौन थे। तो भाई बात स्टार्ट करते हैं। बात है आज से लगभग 2500 साल पुरानी, 2500 ईयर्स एगो, 2500 साल पुरानी बात है। और ये बात है अराउंड 350 BC की। एक फिलोसफर हुआ करते थे, इनका नाम था एरिस्टोटल। एक फिलोसफर थे एरिस्टोटल। इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट था? पहला स्टेटमेंट इन्होंने ये कहा कि द नेचुरल स्टेट of any body are rest। किसी भी बॉडी का जो नेचुरल स्टेट, नेचुरल मतलब जो उसका नेचर है, बाई नेचर वो कैसे रहना चाहता है, तो बाई नेचर वो कैसा रहना चाहता है? रेस्ट में रहना चाहता है। और इन्होंने क्या कहा? अ बॉडी इन मोशन टेंड्स टू स्लो डाउन। एक बॉडी क्या करता है? एक बॉडी जो कि मोशन में था वो प्रयास करता है अपने आप को स्लो डाउन करने का, टेंड्स टू स्लो डाउन एंड कम्स इनटू रेस्ट, क्योंकि उसका नेचुरल स्टेट क्या है? रेस्ट। इनके हिसाब से नेचुरल स्टेट क्या है? रेस्ट। तो वो अपने, अगर वो मोशन में भी है तो अपने आप को स्लो डाउन करेगा वो और फिर रेस्ट में आ जाएगा। और इन दोनों बातों से इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला? कंक्लूजन ये निकाला कि अगर कोई बॉडी मोशन में थी और वो रेस्ट में आना चाह रही है, तो अगर हम उसका मोशन मेंटेन करना चाहते हैं, इन दैट केस बॉडी के ऊपर हमको एक फोर्स लगाना। मतलब फोर्स का सबसे पहला कॉन्सेप्ट इन्होंने सोचा था और इन्होंने ये कहा कि इफ एन एक्सटर्नल फोर्स is required, an external force is required to maintain the motion, और अगर मोशन को मेंटेन करना है तो हमें बॉडी के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये सबसे पहला फोर्स का कॉन्सेप्ट दिया था एरिस्टोटल ने अराउंड 350 BC। अब यहाँ से ये बात चली लगभग 2000 साल तक, 2000 ईयर तक। इस बात पे कोई आर्गुमेंट करने वाला नहीं था। मतलब इनकी बातें एज यूजुअल लोग यही मानते थे कि फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल कॉज है जो बॉडी के मोशन को मेंटेन करने के काम आता है। बेसिकली इन्होंने बस यही कहना चाहा था कि फोर्स एक एक्सटर्नल कॉज होता है जो मोशन को क्या करता है? मेंटेन करता है। अब आए साइंटिस्ट गैलीलियो। कब भाई? अप्रॉक्सीमेटली 1560 में लगभग साइंटिस्ट है कौन? गैलीलियो। और गैलीलियो ने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और एक्सपेरिमेंट के बेस पे इनकी इस स्टेटमेंट को फॉल्स बताया। इनके इस एक्सपेरिमेंट को क्या बताया? फॉल्स बताया। तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्या था गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट और क्या गैलीलियो ने कंक्लूजन दिया था।
अब हम बात करते हैं गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट की, और उन्होंने फोर्स का क्या कॉन्सेप्ट दिया हम उसे समझते हैं। गैलीलियो ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए एक इंक्लाइंड सरफेस लिया। इनका अरेंजमेंट पहले हम देख लेते हैं। एक इंक्लाइंड सरफेस लिया। अब ये इंक्लाइंड सरफेस क्या बना है भाई, सपोज ये कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस का एक एंड फिक्स करके हम इसको इस साइड से रेज करते हैं कुछ हाइट तक। तो सपोज इसको मैंने ऐसे रेज किया तो यहाँ से ये गायब सरफेस, और सरफेस हो गया कुछ ऐसा, ऐसे हो गया। इसको हमने ऐसे उठा दिया यहाँ से। अब जितना ये सरफेस ऊपर चला गया, कुछ हाइट ऊपर चला गया, अब इसकी ये लोकेशन हो गई, तो इसी सरफेस को हम नाम देते हैं इंक्लाइंड सरफेस। इंक्लाइंड सरफेस में एक सरफेस जो हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना के रखा हो। तो इन्होंने एक इंक्लाइंड सरफेस लिया, एक और इंक्लाइंड सरफेस लिया सेम हाइट का, दो इंक्लाइंड सरफेस लिए और ऑब्जर्व किया कि जब भी कोई बॉडी इंक्लाइंड सरफेस पे नीचे आता है तो उसकी स्पीड इंक्रीज करती है। इनका पहला स्टेटमेंट यही था कि अगर कोई बॉडी इंक्लाइंड सरफेस पे नीचे आएगा तो उसकी स्पीड इंक्रीज करेगी। दूसरी बात, अगर कोई बॉडी इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर जाता है तो उसकी स्पीड डिक्रीज करेगी, दो चीज़। पहली बात कि अगर कोई बॉडी इंक्लाइंड सरफेस से नीचे आएगा तो उसकी स्पीड इंक्रीज करेगी, और अगर कोई बॉडी इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर जाएगा तो उसकी स्पीड डिक्रीज करेगी, पहली बात। फिर उन्होंने आगे क्या कहा, उन्होंने आगे इनके एरिस्टोटल के स्टेटमेंट को काटते हुए या फॉल्स बताते हुए ये कहा कि फोर्स मोशन मेंटेन करने के काम नहीं आता। फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन द मोशन। चलिए अब इनकी बात हम समझते हैं। सबसे पहले बात, इसको स्टेटमेंट को याद रखेंगे हम। इन्होंने उनकी बात को काटते हुए कहा कि फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन द मोशन। फोर्स वो कॉज नहीं है जो मोशन के मेंटेन करने के काम आता है। अब इनकी बात से कंक्लूजन ये क्या देना चाहते हैं या फिर ये कहना क्या चाहते हैं, पहले हम इनके एक्सपेरिमेंट को समझते हैं फिर बताते हैं। तो गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए पहले हम ये 3 फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। 3 कंडीशन हमने देख ली, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन। इन तीनों कंडीशन में ये और ये दो इंक्लाइंड सरफेस हैं, ये दोनों भी इंक्लाइंड सरफेस हैं, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में पहले दूसरी वाली सरफेस को इंक्लाइंड ज़्यादा किया गया था, इसका इंक्लाइनेशन हमने थोड़ा डाउन कर दिया है। और तीसरे वाले केस में हमने सेकेंड वाले सरफेस का इंक्लाइनेशन बिल्कुल 0 कर दिया, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कर दिया। और ये तीनों ही जो सरफेसेस हैं वो स्लिपरी हैं, स्लिपरी मतलब फिसलनदार हैं, ये इस पे ऑब्जेक्ट फिसलेगा तेज़ी से। अब इन्होंने क्या देखा कि सपोज मैंने यहाँ से कोई बॉल ड्रॉप की, एक बॉल थी जो यहाँ से ड्रॉप की गई, और इस बॉल ने अपना मोशन स्टार्ट किया, नीचे आएगा, उसकी स्पीड इंक्रीज करेगी, एंड दैट केस वो बॉल इस पर राइज करेगा, इसकी स्पीड डिक्रीज करेगा, लेकिन फिर भी ये उतने हाइट तक पहुंच जाएगा या पहुंच जाता है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था तो क्या ऑब्जर्वेशन रखा कि ये उतनी ही हाइट तक पहुंच जाता है जितने हाइट से उसको ड्रॉप किया गया था, पहली बात। दूसरी बात, जब उन्होंने इस सरफेस को थोड़ा सा रफ सरफेस यूज़ कर लिया, अभी हमने कैसा सरफेस लिया था, स्लिपरी सरफेस। अब अगर हम यहीं पे एक रफ सरफेस यूज़ कर लें, रफ सरफेस, तो रफ सरफेस वाले केस में इन्होंने ऑब्जर्व किया, यानी तो फर्स्ट केस में बॉल यहाँ तक आई जब सरफेस स्लिपरी थी, लेकिन सेकंड केस में बॉल ने पूरी हाइट अटेन नहीं की, वो कुछ ही ऊपर जा पाया, जितनी हाइट से उसको ड्रॉप किया गया था उतनी हाइट तक वो नहीं जा पाया। सेकेंड वाले केस में ऐसा क्या हुआ, तो सेकेंड वाले केस को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने कहा कि जब सरफेस को हमने थोड़ा रफ कर दिया तो इसके और इसके बीच एक दूसरा फोर्स, जिसको हमने कहा था कल फ्रिक्शन फोर्स, जिसका काम होता है मोशन को अपोज करना, तो रफ सरफेस आने की वजह से यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगने लगता है
और वो फ्रिक्शन फोर्स इस बॉडी के मोशन को सीज कर देता है। सेकेंड वाले केस को इन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया कि पहले केस में जब सरफेस स्लिपरी थी तो बॉडी ने उतना हाइट अटेन किया जितनी हाइट से उसको ड्रॉप किया गया था, बट इन सेकेंड केस जब सरफेस को हमने रफ सरफेस ले लिया, इन दैट केस बॉडी ने वो हाइट अटेन नहीं की, बॉडी ने कुछ कम हाइट अटेन की, कुछ हाइट जाके उसकी स्पीड जीरो हो गई, इन दैट केस वो रिटर्न बैक हो गया। तो इसको उन्होंने एक्सप्लेन कैसे किया कि जब सरफेस रफ हो जाता है, इन दैट केस बॉडी और इस सरफेस के बीच एक कौन सा फोर्स काम करने लगता है, फ्रिक्शन फोर्स। जब स्लिपरी सरफेस था तो ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जीरो थी, ये बहुत ही कम थी जो पता नहीं चल रही थी, बट अगर ये सरफेस रफ सरफेस हो गया तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स काम करने लगता है जो बॉडी को पूरी हाइट अटेन करने नहीं देता। चलिए फिर आते हैं दूसरी बात पे, फिर इनके कंक्लूजन को हम देखेंगे आगे। फिर दूसरे केस में इन्होंने दूसरी सरफेस के इंक्लिनेशन को थोड़ा सा डाउन कर दिया और बॉडी को यहाँ से ड्रॉप किया। सरफेस अभी भी पूरी स्लिपरी है तो बॉडी नीचे जाएगी और यहाँ से ये रेज करेगा। और इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि बॉडी ने अपनी ओरिजिनल हाइट गेन करने के लिए जितनी हाइट से यहाँ ड्रॉप किया गया तो उतनी हाइट से यहाँ भी ड्रॉप किया गया था, लेकिन बॉडी ने अपनी ओरिजिनल हाइट को गेन करने के लिए इस बार इससे ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। पिछली बार वो इतने डिस्टेंस पे अपनी ओरिजिनल हाइट पा गया था, लेकिन इस बार वो उसी हाइट को पाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर सकता है या करता है। यहाँ से वो कुछ कंक्लूजन निकाला इन्होंने। अभी हम लास्ट में सारा कंक्लूजन एक साथ डिस्कस करेंगे। फिर तीसरी बार उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर इस बॉडी को हम यहाँ से ड्रॉप करते हैं, इसकी स्पीड इंक्रीज करती है, नीचे आता है और फाइनली ये चलते चला जाता है और काफ़ी दूर जाके अपने आप को रोकता है। मतलब उसी स्पीड से, उसी हाइट से गिरी हुई ऑब्जेक्ट काफ़ी दूर जाके अपने स्पीड को रोकता है। अब इन सबसे क्या क्या कंक्लूजन्स निकले, थोड़ा हम इसको ध्यान देते हैं। क्या क्या कंक्लूजन्स हमने निकाले या इन्होंने, गैलीलियो ने क्या क्या कंक्लूजन्स निकाला। सबसे पहला कंक्लूजन इन्होंने ये कहा कि फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन द मोशन। फोर्स मोशन को मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता है। जैसे इस केस में, फर्स्ट वाले केस में बॉडी यहाँ तक तो पहुँच गई थी, लेकिन सेकंड वाले केस में बॉडी यहाँ तक नहीं पहुँची। लेकिन अगर मुझे बॉडी को यहाँ तक पहुँचाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। और एरिस्टोटल ने कहा था कि ये फोर्स बॉडी में मोशन मेंटेन करेगा, लेकिन गैलीलियो ने कहा नहीं, ये फोर्स इस बॉडी में मोशन मेंटेन नहीं करेगा। बेसिकली ये फोर्स इस फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करेगा। ओवरकम करने का मतलब उसको दबाने का प्रयास करेगा ताकि बॉडी फिर अपने हाइट को अटेन कर ले। तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकला, फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन द मोशन बट इट इज यूज्ड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। पहली बात। अब दूसरे केस को समझते हैं। अगर ये बॉडी स्लिपरी सरफेस पे चलती तो तब जाके रुकती जब इसने अपनी ओरिजिनल हाइट, जिस हाइट से इसको गिराया गया था, वो हाइट इसने गेन कर ली होती। लेकिन अगर ये सरफेस रफ होता तो फिर बॉडी उस हाइट को गेन नहीं कर पाती, तब वो कुछ देर पहले ही रुक जाती, जैसा कि यहाँ हुआ था। फिर इसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए एक फोर्स लगाना पड़ता, जिसका मेन पर्पस इस फ्रिक्शन फोर्स जो कि मोशन को रोक रहा था, इसको ओवरकम करना था। तो in every case if surface is slippery the body will stop until, तब तक नहीं रुकेगी until it reaches to its initial height। जब तक ये अपनी इनिशियल या ओरिजिनल हाइट के इक्वल नहीं पहुंच जाएगा तब तक वो रुकेगा नहीं। although it covers more
डिस्टेंस, जबकि ऐसा करने के लिए हो सकता है उसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़े, लेकिन वो तब तक नहीं रुकेगा अगर स्लिपरी सरफेस है जब तक ये ओरिजिनल हाइट गेन ना कर ले। जैसे इस केस में हम देख रहे हैं इंक्लिनेशन बढ़ा देने के बाद अब यहाँ से उसे इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, लेकिन फिर भी स्लिपरी सरफेस होने की वजह से ये इतनी दूर जाने में सक्षम था और तब तक गया जब तक इसने अपनी ओरिजिनल हाइट गेन नहीं कर ली। अब बात करते हैं तीसरे केस की। तीसरे केस में कहा गया द बॉडी, यहाँ पे हमने कहा बॉडी काफ़ी दूर जाके रुकी, तो इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट लोकेशन। बॉडी इनफाइनाइट पे जाके रुकेगी जब तक हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए, या फिर जब तक ये अपनी वाली हाइट ओरिजिनल हाइट गेन नहीं कर लेगी। इन दिस केस द बॉडी विल नॉट स्टॉप until it gain its initial height। बॉडी तब तक नहीं रुकेगी जब तक ये अपनी इनिशियल हाइट को गेन नहीं कर लेगा। और ऐसा करने के लिए फॉर डूइंग सो इट कैन ट्रेवल डिस्टेंस अप टू इन्फिनिटी। ऐसा करने के लिए वो इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा। तो इन्होंने कहा कि ऐसा करने के लिए ये इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा। अब इन सारी बातों से, सारे एक्सपेरिमेंट से इन्होंने क्या कंक्लूजन, ओवरऑल एक सिंगल कंक्लूजन क्या निकाला, तो चलिए भाई एक सिंगल कंक्लूजन इनका हम देख लेते हैं गैलीलियो का। इनका सिंगल कंक्लूजन ये था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। पहली बात, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। और अगर बॉडी मोशन में आ जाती है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। जैसे कि अगर ये फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता यहाँ पे, अगर हम मान लेते कि जिस सरफेस पे बॉडी मूव कर रहा है वहाँ कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स मतलब सरफेस रफ नहीं है जो उसके मोशन को ऐसा फोर्स लगाए जो उसके मोशन को अपोज करे। तो अगर रफ सरफेस नहीं है, मतलब बॉडी और इसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई नहीं होगा, तो ये बॉडी चलती चली जाएगी और कब तक जाएगी, चलते चलते इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चलती चली जाएगी और नहीं रुकेगी। वैसे ही अगर कोई बॉडी रेस्ट स्टेट में है तो ये रेस्ट में रहेगी। जैसा कि अरिस्टोटल ने कहा था कि रेस्ट किसी भी बॉडी का नेचुरल स्टेट होता है। तो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में आ जाएगा, इसलिए इन्होंने मॉडिफाई किया कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में आ जाएगा, और अगर मोशन में है तो मोशन में चलता चला जाएगा। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अब ये रुकेगा कब बॉडी? जब तक इसको इसकी हाइट नहीं मिलेगी, या फिर जब तक इस पर इतना फोर्स ना लगा दिया जाए जितना इधर से ये एनर्जी है, जितना इधर से वर्क करके आ रहा है। तो फाइनली हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि अ बॉडी in state of rest, a body in state of rest will be in rest, and a body in state of motion will be in motion until an external force acts on them। तो एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक उस बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। तो ये पूरा गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट था जो बिल्कुल मॉडिफाइड था, किससे? एरिस्टोटल के स्टेटमेंट से। क्लियर? तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। अब इसको इन्होंने एक नाम दे दिया, इनर्शिया। इसको एक नाम दे दिया इन्होंने, इनर्शिया। कि ऐसा क्यों होता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, ऐसा क्यों होता है? तो उन्होंने कहा कि ऐसा बॉडी की एक ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी, मतलब इंटरनल प्रॉपर्टी होती है ये, और ये नेचुरल प्रॉपर्टी होती है, जिसको क्या नाम दिया इन्होंने? इनर्शिया नाम दिया। तो ये बॉडी की इनहेरेंट या नेचुरल प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और मोशन में है तो मोशन में रहेगा। तो हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, इनर्शिया क्या होता है।
चलिए तो हम कंटिन्यू करते हैं आगे। तो ये गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट था और गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट से इन्होंने एक लॉ दिया गैलीलियो ने, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। अभी हमने जो स्टेटमेंट लिखा था वही लॉ ऑफ इनर्शिया है। क्या था? ए बॉडी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन will continue its state। एक बॉडी जो रेस्ट में हो या मोशन में हो, वो हमेशा अपने स्टेट को कंटिन्यू करेगा। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। तो इन बॉडी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन विल कंटिन्यू इट्स स्टेट until an external force applied on it। तो ये था गैलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंट से एक कंक्लूजन निकाला था और उसी को क्या नाम दे दिया था? लॉ ऑफ इनर्शिया। ये अंटिल लिखा है, अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अप्लाइड ऑन इट। तो गैलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन निकाला और उसी को क्या नाम दे दिया? लॉ ऑफ इनर्शिया। और इसी को आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं किस नाम से? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको किस नाम से जानेंगे हम आगे चल के? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के नाम से इसको आगे चल के हम जानेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं इनर्शिया होता क्या। गैलीलियो ने इनर्शिया के बारे में क्या कहा? तो इनर्शिया के बारे में गैलीलियो ने कहा डेफिनेशन में, इट इज द इनहेरेंट property of a body, inherent property of a body by virtue of which the body has tendency to oppose the change in its state। जैसे अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो ये रेस्ट में रहना चाहेगी। अगर हम इसको मोशन में लाना चाहते हैं तो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन इस बॉडी की प्रॉपर्टी है कि ये अपने मोशन में आने को अपोज करेगा, ये मोशन में नहीं आना चाहेगा। ऑल्दो इस पर बड़ा फोर्स लगाएंगे तो मोशन में तो ये आ जाएगा, लेकिन ये जितनी इसके पास प्रॉपर्टी होगी, जितनी इसके पास टेंडेंसी, जितनी पावर होगी, अपने पूरे पावर को लगा के ये चाहेगा कि ये अपने स्टेट को चेंज ना करे, मतलब ये रेस्ट से मोशन में ना जाए। इसके लिए क्या करेगा? अपोज करेगा एक्सटर्नल फोर्स को। ये इसकी नेचुरल टेंडेंसी होती है और इसी नेचुरल टेंडेंसी को क्या कहते हैं हम लोग? इनर्शिया कहते हैं। या फिर अगर कोई बॉडी मोशन में है, अगर कोई बॉडी एक बार मोशन में आ गया तो फिर अब इनर्शिया की प्रॉपर्टीज को रेस्ट में नहीं आने देगी। मतलब अब ये रेस्ट में नहीं आना चाहेगा। अगर हम इसको कोई फोर्स लगा के रेस्ट में लाना चाहेंगे, इन दैट केस ये क्या करेगा? उस रेस्ट में आने को अपोज करेगा। अब ये मोशन में रहना पसंद करेगा। यानी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना पसंद करेगी, मोशन में है तो मोशन में रहना पसंद करेगी। किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से, क्योंकि इनर्शिया इसको एक नेचुरल टेंडेंसी प्रोवाइड करता है जो अपने स्टेट में चेंज को अपोज करे। स्टेट में चेंज का मतलब रेस्ट में है तो मोशन में नहीं आना चाहेगा, मतलब मोशन में आने का अपोज करेगा, और मोशन में है तो रेस्ट में आने का अपोज करेगा। तो ये हो गया आपका इनर्शिया का प्रॉपर्टी और इसकी डेफिनेशन हो गई इनर्शिया की डेफिनेशन। अब यहाँ पे हमारे मन में क्वेश्चन अराइज होता है कि इनर्शिया बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो उसके चेंज इन स्टेट को अपोज कर रहा हो। तो कौन सी बॉडी अपने स्टेट को चेंज होने में ज़्यादा अपोजिशन शो करेगी और कौन सी बॉडी अपने स्टेट को चेंज होने में कम अपोजिशन शो करेगी? मतलब कौन सी बॉडी जल्दी से रेस्ट से मोशन में पहुंच जाएगी और कौन सी बॉडी अगर मोशन में है तो उसे ईजिली हम रेस्ट में ला सकते हैं। मतलब इनर्शिया का मेजरमेंट क्या है? कैसे हम बताएंगे कि किस बॉडी के पास इनर्शिया की प्रॉपर्टी ज़्यादा है और किस बॉडी के पास इनर्शिया की प्रॉपर्टी कम है? चलिए
अब हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया कि किसी बॉडी में कितनी इनर्शिया की प्रॉपर्टी है, क्योंकि इनर्शिया क्या है, प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी अपने स्टेट के चेंज को अपोज कर रहा। तो इसका मेजरमेंट क्या है, मतलब किस बॉडी के अंदर इनर्शिया ज़्यादा होगा, किस बॉडी के अंदर इनर्शिया ज़्यादा होगा, हाई होगा, किस बॉडी का इनर्शिया लो होगा, ये कैसे हम पता कर पाएंगे। तो इसके बारे में गैलीलियो ने कहा कि जो मास होता है वो इनर्शिया का मेजरमेंट बताता है। मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मेजरमेंट हम करते किससे हैं, तो बॉडी के मास से। इट मीन्स ये कहना चाह रहा कि जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उस बॉडी के अंदर इनर्शिया की प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, और जिस बॉडी का मास कम होगा उस बॉडी के अंदर इनर्शिया की प्रॉपर्टी कम होगी। जिस बॉडी का मास ज़्यादा उसके अंदर इनर्शिया की प्रॉपर्टी ज़्यादा, जिस बॉडी का मास कम उसके अंदर इनर्शिया की प्रॉपर्टी कम होगी। जैसे सपोज दो बॉडी हम एक साथ ले रहे हैं, दो बॉडी एक साथ ले लेते हैं। एक बॉडी का मास है 2 किलोग्राम और एक बॉडी का मास है 200 किलोग्राम। अब आपसे एक क्वेश्चन राइज करते हैं कि बताइए कौन सी बॉडी जल्दी मोशन में आ जाएगी। सपोज मान लीजिए हमने इस पे भी F फोर्स लगाया और इस पे भी F फोर्स लगाया। F फोर्स लगाने से ये बॉडी तो मोशन में आ जाएगी, लेकिन ये वाली बॉडी मोशन में नहीं आ पाएगी, क्योंकि हैवी बॉडी है तो ये मोशन में नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मास ज़्यादा होने की वजह से इनर्शिया की प्रॉपर्टी भी ज़्यादा होगी, और जब इसका इनर्शिया ज़्यादा होगा तो ये एक्सटर्नल फोर्स को अपोज भी ज़्यादा कर पाएगा। मीन्स ये रेस्ट से मोशन में जल्दी नहीं आएगा, रेस्ट से मोशन में जल्दी से ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? क्योंकि इसके अंदर इनर्शिया की प्रॉपर्टी ज़्यादा है। इनर्शिया की प्रॉपर्टी ज़्यादा है तो ये अपने स्टेट के चेंज होने का अपोज भी ज़्यादा कर पाएगा। स्टेट इसकी कौन सी थी? रेस्ट से मोशन में जल्दी ये नहीं जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया इनर्शिया की प्रॉपर्टी की वजह से कि जिस बॉडी का मास कम होगा उसका इनर्शिया कम होगा, मतलब वो अपने स्टेट के चेंज को ज़्यादा अपोज नहीं कर पाएगा। करेगा ये भी, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं कर पाएगा एज कम्पेयर टू अ हैवियर बॉडी। जिस बॉडी के पास मास ज़्यादा होगा वो अपने स्टेट के चेंज को अपोज ज़्यादा करेगा। क्लियर? तो ये तो हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में। चलिए और देखते हैं। सपोज ये इंक्लाइंड सरफेस है, यहाँ से मैंने एक 2 किलोग्राम की बॉडी यहाँ से ड्रॉप कर दी और यहाँ पे एक पर्सन को लगा दिया है, काफ़ी पावरफुल इंसान, जो इसको रोकने का काम करेगा, इस पत्थर को रोकने का काम करेगा। ये पत्थर स्लाइड करेगी। मे बी ये इंसान इस पत्थर को रोक ले, तो ये कौन से स्टेट में था? ये मोशन में था। अभी कौन से स्टेट में आ गया? रेस्ट में आ गया। किसकी वजह से? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की वजह से। जबकि मोशन से रेस्ट में ये आना नहीं चाह रहा था, लेकिन क्योंकि इसका मास कम था तो इसका इनर्शिया भी क्या होगा? कम होगा। और जब इसका इनर्शिया कम होगा तो इसके स्टेट को चेंज किया जा सकता है, लेकिन इसके पास कुछ ना कुछ इनर्शिया होगा जिसकी वजह से ये अपने स्टेट के चेंज को अपोज करेगा, लेकिन मास ज़्यादा कम होने की वजह से ये इतनी प्रॉपर्टी नहीं दिखा पाता है कि एक्सटर्नल फोर्स पे ज़्यादा हावी हो सके, मतलब इसको ज़्यादा अपोज कर सके। करेगा ये भी, लेकिन इतना ज़्यादा अपोज नहीं कर पाया कि ये अपने मोशन को मेंटेन कर सके। लेकिन इसी का जस्ट एक बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज इसी इंक्लाइंड सरफेस से और उसी इंसान के लिए मैंने टास्क थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया। अब यहाँ से मैंने एक 200 किलोग्राम की बॉडी ड्रॉप कर दी, 200 किलोग्राम की बॉडी ड्रॉप कर दी। अब ये बॉडी जैसे जैसे नीचे जाएगी, इस पर्सन को इसे रोकना है। अब 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये बहुत पावरफुल पर्सन है तो कुछ दूर जाके मे बी बॉडी को रोक ले, बॉडी को स्लाइड करते करते कुछ दूर जाके रोक ले। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि ये बॉडी किस में थी? मोशन में थी। तो इसका क्योंकि मास ज़्यादा है तो इसका इनर्शिया भी क्या होगा? ज़्यादा होने का मतलब ये अगर मोशन में था तो अपने स्टेट को चेंज करने के लिए ज़्यादा अपोजिशन शो करेगा। मतलब अगर ये पर्सन इसको मोशन से रेस्ट में लाना चाह रहा था तो इसकी इनर्शिया की वजह से ये इसके थ्रू अप्लाइड फोर्स को ज़्यादा अपोज करेगा, और जब ज़्यादा अपोज करेगा तो इसे रोकने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी, तो मे बी ये थोड़ा दूर जाके रोक ले। एक दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकता है ये बंदा ज़्यादा पावरफुल ना हो, इन दैट केस ये इसको रश करके
आगे चला जाएगा। अगर ये बहुत पावरफुल नहीं है तो इसका मास बहुत ज़्यादा होने की वजह से इनर्शिया बहुत ज़्यादा होगा, इनर्शिया बहुत ज़्यादा होगा तो अपने स्टेट को चेंज होने ही नहीं देगा। ये बहुत हैवी मास होने की वजह से ये अपने स्टेट को चेंज होने ही नहीं देगा। जब स्टेट को चेंज नहीं होने देगा तो ये मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कर लें, इसको रोक नहीं पाएंगे। इन दैट केस इनको यहाँ से भागना पड़ेगा। किसकी वजह से भाई? तो इनर्शिया की वजह से। तो ओवरऑल हम ये समझ पाए कि मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। जब भी किसी बॉडी का मास बढ़ेगा तो उसकी इनर्शिया की प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, मतलब अपने स्टेट को चेंज करने की, अपने स्टेट के चेंज करने की, अपोज करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। इनर्शिया बढ़ने का मतलब अपोजिशन टेंडेंसी, अपोज करने की टेंडेंसी इसकी इंक्रीज कर जाएगी। किसको अपोज करने की? चेंज को अपोज करने की। ये चेंज नहीं होने देगा। तो बेसिकली इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी अपने स्टेट को चेंज होने नहीं देना चाहती है। जिस बॉडी का मास कम होगा उसके अंदर इनर्शिया की प्रॉपर्टी कम होगी, मतलब वो उस अपोजिशन को थोड़ा कम शो करेगा, वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा पाएगा ताकि उसके स्टेट को ना चेंज किया जा सके। और जिस बॉडी के पास मास ज़्यादा होगा उस बॉडी का इनर्शिया थोड़ा सा ज़्यादा होगा और वो बॉडी ज़्यादा अपोज करेगी अपने स्टेट के चेंज को। जैसे अगर वो रेस्ट में है तो अपने आप को रेस्ट में बना के रखेगी, उसको मोशन में लाने में दिक्कत होगी। और अगर वो मोशन में है, इन दैट केस वो मोशन में ही बनी रहेगी, उसको रेस्ट में लाने में थोड़ी दिक्कत होगी अगर बॉडी का मास ज़्यादा है। तो हमने ये देखा कि इनर्शिया क्या होता है और फिर इनर्शिया के मेजरमेंट क्या है। मुझे कैसे पता चलेगा किस बॉडी का इनर्शिया ज़्यादा है, किस बॉडी का इनर्शिया कम है? क्योंकि इनर्शिया तो वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कोई बॉडी अपने स्टेट के चेंज को अपोज करती है। क्लियर? चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ इनर्शिया के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया के बारे में। टाइप्स ऑफ इनर्शिया। देखिए वैसे तो इनर्शिया 3 टाइप का होता है। पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। और तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। 3 टाइप के इनर्शिया होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पे हम स्टडी करेंगे बस 2 को। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हमको नहीं पढ़ना 9th क्लास में, ये 11th क्लास में इसके बारे में डीप में पढ़ेंगे। तो फिलहाल हमें डिस्कस करना है 2 टाइप का इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो हम बात करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट की। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी, टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रिमेन्स इन रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही बना रहेगा, इस बात की टेंडेंसी, ऐसे करने की टेंडेंसी क्या बोली जाएगी? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और सेकेंड वन इज इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। इसमें क्या होगा? सेम एग्जांपल, द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी, द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी to remains in a state of, to remains in state of uniform motion, to remains in state of uniform motion in a straight line। यह बात याद रखना है हमको, यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान देना है। इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मोशन में ये चीज़ अप्लाई होती है। तो द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रिमेन्स इन रेस्ट, रेस्ट में रहने की टेंडेंसी को, बॉडी के रेस्ट में रहने की टेंडेंसी को हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और बॉडी की मोशन को या यूनिफॉर्म मोशन की मेंटेन करने की टेंडेंसी को हम इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। अब इनको हम कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट।
कौन कौन से एग्जाम्पल है, जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल, अ पर्सन फॉल्स बैकवर्ड standing in a bus when bus is started चलिए फिर से समझते हैं। सपोज ये एक बस थी, इसमें एक सीट थी, ये एक पैसेंजर था जिसने सीट से कोई सपोर्ट नहीं लिया था। ये ड्राइवर गाड़ी चला रहा। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है, आगे बढ़ती है, ये पैसेंजर पीछे गिर जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि स्टार्टिंग के केस में पूरी बस किस में थी? रेस्ट में। तो ये पर्सन भी किस में रहा होगा? रेस्ट में। क्लियर? पूरी बस किस में थी? रेस्ट में। तो ये पर्सन भी किस में रहा होगा? रेस्ट में। अब जैसे ही बस आगे चली होगी, इस पर्सन का वो हिस्सा, यानी कि ये वाला हिस्सा, कमर से नीचे और पैर तक का हिस्सा, ये बस के कांटेक्ट में है। तो जैसे ही बस में मोशन आया होगा, इस हिस्से में भी क्या आ गया होगा? मोशन आ गया होगा। जैसे बस में मोशन आया होगा, इस हिस्से में क्या आ गया होगा? मोशन आ गया होगा। लेकिन ये हिस्सा जो बस के कांटेक्ट में नहीं है, ये पहले किस स्टेट में था? रेस्ट में। तो रेस्ट में था, तो ये रेस्ट में ही बना रहना चाहेगा। किसकी वजह से? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और जब ये बस आगे चलेगी तो इतना हिस्सा तो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन ये वाला हिस्सा वहीं बना रहना चाहेगा जहाँ था। तो हुआ ये कि बॉडी ऐसे थी और ये आदमी था। ये हिस्सा पूरा रेस्ट में था और ये हिस्सा पूरा बस के साथ मोशन में आ गया। तो ये चीज़ तो आगे बढ़ जाएगी साथ में, लेकिन ये वहीं बना, जैसे यहाँ पे है ये, तो ये आगे बढ़ जाएगा, लेकिन ये वहीं बना रहना चाहेगा। ये वाला पोर्शन वहीं बना रहना चाहेगा जहाँ पे वो था। तो ये हिस्सा आगे बढ़ गया, इन दैट केस आदमी कहाँ चला जाता है? पीछे गिर जाता है। तो हम ये समझ पाए पहले एग्जाम्पल से कि एक पर्सन जो बस में खड़ा था या बैठा हुआ था, वो पीछे गिर जाता है, फॉल्स बैकवर्ड व्हेन बस इज स्टार्टेड। ये किसका एग्जाम्पल हो गया भाई? दिस इज एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और भी एग्जाम्पल्स हैं, वो देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि डस्ट पार्टिकल start blowing if a hanging carpet is beaten by a stick। आपने देखा होगा कि सपोज ये कोई हमने एक सपोर्ट बना दिया और इस सपोर्ट के ऊपर मैंने कोई कारपेट ऐसे लटका दी। अब अगर इस कारपेट को हम स्टिक से पीटते हैं तो होता क्या है? साइड में पूरे धूल के कण उड़ने लगते हैं। इसके आगे पीछे पूरे धूल के कण उड़ने लगते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? सपोज ये कारपेट थी, और इस कारपेट को मैंने ऐसे हैंग कर दिया। अगर ये कारपेट हैंग कर दी गई है तो इस समय किस स्टेट में? रेस्ट की स्टेट में है। तो इसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे, इसके जितने भी डस्ट पार्टिकल इनमें लगे होंगे, वो किस स्टेट में होंगे? रेस्ट की स्टेट में होंगे। अब होगा क्या? जब हम स्टिक से इसको बीट करेंगे तो बीट करने की वजह से इस कंबल में क्या आ जाएगा? मोशन आ जाएगा। तो कंबल में मोशन आ जाएगा, अपनी स्टेट को चेंज करेगा, क्योंकि फोर्स अप्लाई हुआ तो इसकी स्टेट चेंज हो गई। तो कंबल में या कारपेट में तो मोशन आ गया, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल थे उनके पास भी कुछ मास है और वो भी रेस्ट में थे। तो फोर्स अप्लाई हुआ कारपेट के ऊपर, तो कारपेट तो मोशन में आ गया, इसकी स्टेट चेंज हो गई, लेकिन डस्ट पार्टिकल जहाँ थे एज यूजुअल वहीं बने रहेंगे। किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से। तो ये पार्टिकल यहाँ मूव कर गया,
ये कारपेट यहाँ मूव कर गया और डस्ट पार्टिकल यहीं लेयर बनी रहती है और एयर की वजह से वो ब्लो करना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पे भी हमने देखा किसका एग्जांपल, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल, जिसमें कारपेट में जो डस्ट पार्टिकल थे वो रेस्ट में थे, रेस्ट में बने रहने की वजह से कंबल की मोशन की वजह से कंबल अपनी पोजीशन चेंज कर देता है, लेकिन डस्ट पार्टिकल की पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं होता। तो हमने 2 एग्जांपल देख लिए, एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। और भी कई सारे एग्जांपल है, लेकिन इतना हमारे लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल देखते हैं भाई, इनर्शिया ऑफ मोशन के कौन कौन से एग्जांपल है हमारे पास। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल। सबसे पहला एग्जांपल वही बस वाला एग्जांपल। अ मैन या अ पर्सन standing in a bus if in a bus falls forward, पिछली बार फॉल्स बैकवर्ड था, सडनली बस चली थी, आदमी पीछे गिर गया था, इस बार फॉल्स फॉरवर्ड, आगे गिर जाएगा। कब? इफ सडनली द ड्राइवर applies the brake। क्या कहा गया कि एक पर्सन जो बस में खड़ा था फॉल्स फॉरवर्ड, आगे की ओर गिर जाता है सडनली यदि सडनली द ड्राइवर अप्लाई द ब्रेक, अगर ड्राइवर सडनली ब्रेक अप्लाई कर देता है तो। देख लेते हैं इसका एग्जांपल। सपोज ये बस और यहाँ पे एक आदमी जो ऐसे यहाँ स्टैंड किए हुए हैं, ये ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है, मान लेते हैं पूरे बस का मोशन है, कुछ इसकी स्पीड है। तो अगर बस में स्पीड है तो इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स के कांटेक्ट में हैं वो सारे के सारे किस में रहेंगे? मोशन में। तो सारी चीज़ सारी बॉडी के अंदर, मतलब इस पूरे पर्सन के बॉडी के हर एक पार्टिकल में या पूरी बॉडी में इसमें क्या है? मोशन। अब होता क्या है, हम देख रहे हैं कि पर्सन का ये वाला हिस्सा फ्री है बस से, फ्री फ्रॉम बस, ये बस से फ्री है, फ्री फ्रॉम बस। अब जैसे ही बस चलते चलते सडनली ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है, ब्रेक अप्लाई करेगा, तो ब्रेक अप्लाई करेगा तो ये मोशन से किस में आ गया? रेस्ट में आ गया। जब ये रेस्ट में आ गया तो इस आदमी या पर्सन का वो हिस्सा जो बस के कांटेक्ट में है, मीन्स ये वाला हिस्सा, वो भी किस में आ जाएगा? रेस्ट में, क्योंकि बस रेस्ट में आ गई तो ये भी किस में आ जाएगा? रेस्ट में। लेकिन क्योंकि मोशन पूरे हिस्से में था और रुका है बस ये वाला हिस्सा, तो इस हिस्से में मोशन है अभी, और इस हिस्से में मोशन है, तो इनर्शिया की प्रॉपर्टी कहती है अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो मोशन में होने की वजह से बस रुकी, ये वाला हिस्सा तो रुक गया, लेकिन ये वाला हिस्सा मोशन होने की वजह से ये बॉडी कहाँ चली जाएगी? ये पर्सन कहाँ चला जाएगा? आगे चला जाता है और ये आगे गिर जाता है। फिर ये हिस्सा रुक जाता है और इसमें मोशन होने की वजह से ये ऊपर का हिस्सा आगे चला जाता है और पर्सन आगे की तरफ गिर जाता है। तो ये हो गया एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जो ट्रेन चलती है बहुत सारे डिब्बे होते हैं उसमें, तो जैसे ही प्लेटफॉर्म आता है तो कुछ लोग चलती ट्रेन से नीचे कूद जाते हैं, कूद तो जाते हैं, लेकिन जब वो चलती ट्रेन से नीचे कूदते हैं तो ये इस तरह से नीचे गिर जाते हैं। सोचते तो है ऐसे होने के लिए, लेकिन ये ऐसे ना हो गई, ये ऐसे नीचे गिर जाते हैं। कारण क्या है इसका? कि जब ट्रेन चल रही थी, ट्रेन में मोशन था, तो हमको पता है कि इसके अंदर के सारे पार्टिकल जितने भी ट्रेन के साथ सब में मोशन होगा, मतलब इस पर्सन में भी क्या होगा? मोशन होगा। इस पर्सन में भी मोशन होगा। जब ये पर्सन ऊपर से नीचे कूदता है तो जैसे ही वो ग्राउंड को टच करता है, तो ग्राउंड किस में थी? रेस्ट में थी। तो वो बॉडी इसकी पूरी किस में थी? मोशन में। ग्राउंड किस में था? रेस्ट में। जब वो ऊपर से नीचे जंप करता है तो जंप करते ही ये वाला हिस्सा जो ग्राउंड के कांटेक्ट में आया, ये तो आ जाता है रेस्ट में। लेकिन ये वाला हिस्सा जो ग्राउंड के कांटेक्ट में नहीं आ पाया, वो तो अभी भी ट्रेन के साथ किस में है? मोशन में। ट्रेन की मोशन थी फॉरवर्ड डायरेक्शन, इस नाते ये पर्सन आगे की ओर ऐसे गिर जाएगा। क्लियर? तो ऐसा होता है यहाँ पे जब भी कोई मोशन चलते प्लेटफॉर्म पे, जब भी अ पर्सन जंप्स ऑन द प्लेटफॉर्म फ्रॉम
a running train falls फॉरवर्ड, आगे की ओर गिर जाते हैं। तो दोनों एग्जांपल किसके हो गए? इनर्शिया ऑफ मोशन के। तो आज के लेक्चर में हमने एरिस्टोटल के एक्सपेरिमेंट या फिर एरिस्टोटल की थियरी और फिर गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट एंड देन इनर्शिया की डेफिनेशन, इनर्शिया का मेजरमेंट, टाइप्स ऑफ इनर्शिया डिस्कशन किया। ये क्लास काफ़ी लेंदी हो चुकी है, लेक्चर काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो आज के लिए हम यही सेशन ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल की क्लास में हम आपको तीनों न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन का डिस्कशन करेंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मे भी अगर क्लास बड़ी हो जाती है तो केवल हम कल न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन का डिस्कशन करा देंगे। क्लियर? सो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।